हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू माय चैनल शिक्षा पीडिया। कैसे हो आप सभी? गुड। आज का हमारा टॉपिक है बर्कले एंड हार्टले मेथड, जिसे हम बोलते हैं बर्कले और हार्टले विधि। बर्कले एक साइंटिस्ट थे और हार्टले भी साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक मशीन का निर्माण किया था 1904 में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे उन्होंने पराशर दाब की एक मशीन बनाई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बर्कले एंड हार्टले डिटरमिनिंग ऑफ ऑस्मोसिस प्रेशर। अब यहाँ आप देखिए बर्कले और हार्टले के बारे में। ये है ऑस्मोसिस, जिसे हम बोलते हैं परासरण। आपका परासरण होता क्या है? यहाँ एक हम ये कह सकते हैं, आपका कोई पात्र है, आयताकार पात्र ले लीजिए, उसके बीच में एक जाली लगी हुई है। आयताकार के पात्र के इधर और इधर दो विलयन है आपके, जिसके बीच में एक जाली है। उस जाली को हम बोलते हैं सेमी प्रमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए ये आपको जाली दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं सेमी प्रमेबल मेम्ब्रेन। इसको बोला जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो हम ये कह सकते हैं कि वे झिल्ली जिसमें कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करता है या जाता है, उसको हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। जैसे कि आपका जो जल है उसको हम बोलते हैं विलायक, और जो आपका विलयन होता है ये कह सकते हैं चीनी और पानी का मिश्रण, वे आपका विलयन हो गया। ग्लूकोज और पानी का मिश्रण, वो भी आपका विलयन हो गया। तो इसमें जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि कम सांद्रण वाले विलयन को अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर ले जाना। ये कार्य होता है इस अर्ध पारगम्य झिल्ली का। अब यहाँ पर आप देखिए, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो विलायक की गति होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। ये आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली है। इसमें आपने क्या किया है, आपने इसको विलायक लिया, यहाँ आपने जल लिया। जल के जो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली बहुत ही छोटे छोटे कणों को अपने से होकर ले जाने देती है। इसका कार्य क्या होता है? ये आपका जल है, इस जल के जो कण थे वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से धीरे धीरे यहाँ विलयन की ओर जाने लगे। एक कंडीशन इस तरीके की आई कि जो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली थी, इसमें जो विलायक था आपका, जो आपका सॉल्वेंट था, वो कम होता चला गया और जो आपका विलयन था वो बढ़ गया, उसका स्तर बढ़ गया इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के कारण, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। अब परासरण दाब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं, परासरण दाब को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक आपका प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, जिसे हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में ये आपका प्योर सॉल्वेंट वाटर होता है और ये आपका सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, जो आपने जल लिया, बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ये आपका क्या है? ये आपका सॉल्वेंट है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से इस विलयन के ऊपर परासर गया, तो विलयन ने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक पिस्टन पी लगाई। पिस्टन पी के द्वारा ये जो दाब था इस विलयन पर लगाया गया, जिससे जो ये परासरण की क्रिया थी वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा रुक गई, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण की विपरीत दिशा में विलयन पर आरोपित दाब आपका क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, अब इस आगे देखिए, यह है बर्कले एंड हार्टले मेथड ऑफ डिटरमिनिंग ऑस्मोसिस प्रेशर। इसमें क्या था? परासर दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले विधि। बर्कले और हार्टले साइंटिस्ट, इन्होंने परासर दाब ज्ञात करने की एक विधि का निर्माण किया, जिसे हम बोलते हैं परासर दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले विधि। इसमें क्या होता है? इसमें जो झिल्लियां होती है, इसके टूटने की जो संभावना होती है वो कम रहती है। जो झिल्लियां होती हैं उनके टूटने की संभावना कम रहती है। आपको जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि झिल्लियां आपकी 3 प्रकार की होती हैं, पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली और जिसको हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो इसमें आपका जो परासर दाब होता है, इसमें जो झिल्ली का यूज होता है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली का यूज होता है, जिसे हम सेमी परमेबल
मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके टूटने की संभावना कम रहती है। इसमें जो आपका विलयन होता है या विलायक होता है, उसकी जो सांद्रता होती है वो कभी बदलती नहीं है, अपरिवर्तित रहती है। और हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसमें इस विधि को ज्ञात करने के लिए जो टाइम होता है, जो समय होता है, बहुत ही कम समय, समथिंग 20 से 25 मिनट लगते हैं इस पराशर दाब को ज्ञात करने में। अब यहाँ आप देखिए बर्कले और हार्टले विधि में ये आपका पाइप होता है, ये पाइप आपका होता है, इस पाइप में क्या होता है, ये आपका पाइप होता है। ये आपका पाइप जो होता है वो ये चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, एक चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है, जो एक सिरेमिक का पाइप होता है। ये पाइप चीनी मिट्टी का बना हुआ एक सिरेमिक का पाइप होता है। इसमें आप क्या होता है, इसके ये दोनों तरफ जो ये लगे हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। कॉर्क आपका एक इधर लगा हुआ है और एक कॉर्क आपका इधर लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं कॉर्क। जैसे कि ये आपकी पेन है, पेन में आपने क्या किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, इसके इधर नली लगा दी, इसके यहाँ भी नली लगा दी, इस तरीके से ये आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करते हो, इसके जो ऊपर होती है, इसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड, इसके ऊपर, इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं, जो किसकी होती है, जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड। ये झिल्ली जो होती है इसको हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो कॉर्क होता है इसमें से एक नली लगाई जाती है, ये आपकी ये नली है। इस नली को हम क्या कहते हैं, इसको हम, इसमें ये टोटीदार इसमें कीप लगी होती है, इसको बोलते हैं। और ये ऊपर जो ये लगी हुई है इसको हम बोलते हैं फिसल कीप, फिसल कीप। इस फिसल कीप का कार्य क्या होता है, यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से आपने जल को लिया, यहाँ से आपने जल को भरा और इस टोटी से आपने क्या किया, जल लिया, इस टोटी की सहायता से इसको ऑन ऑफ कर दिया, इसको बंद कर दिया या खोल दिया। ठीक है, ये बूंद बूंद कर कर जल इसमें इस नली में पहुंच जाता है, ये इसका कार्य होता है, जो धीरे धीरे इस अर्धपारगम्य झिल्ली वाली नली में यहाँ पर पहुंच जाता है। ये क्या होता है, ये इस वाले कॉर्क में एक नली लगी होती है, जिसकी जो दीवारें होती हैं, ये दीवारें होती हैं चौड़ी, काफी चौड़ी होती है। आपने देखा होगा कि एक थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर की अगर हम दीवारों की बात करते हैं तो उसकी जो दीवारें होती है वो काफी चौड़ी होती है, काफी मोटी होती है, उसके बीच में एक बारीक सी पतली सी नली होती है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, केशिका नली। अब ये इसी तरीके से आपकी इसकी जो दीवारें चौड़ी होती है, ये भी कांच की बनी हुई होती है, इसमें एक नली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम केशिका नली बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। अब यहाँ आप क्या करते हैं, इसके जो नीचे की तरफ जो ये पात्र बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका पाइप है, आपने पाइप को कट कर दिया बीच में से, एक पाइप आपने ऊपर की तरफ लगा दिया और एक पाइप आपने नीचे की तरफ लगा दिया। ये दिखने में कुछ इस तरीके का ही होता है। आपने उसमें क्या भर दिया, उसके नीचे वाले पाइप में आपने सॉल्यूशन विलयन भर दिया, ऊपर वाले पाइप में भी आपने विलयन, उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक दाब गेज लगा दिया और उसके साइड में आपने दाब मापी को लगा दिया। अब यहाँ आपने क्या किया, यहाँ से ये जो बना हुआ होता है ये गन मेटल से बना हुआ होता है, गन मेटल, ये गन मेटल से बना हुआ एक स्टील का पात्र होता है। इसका कार्य होता है कि ये जो सांद्रता होती है विलयन की वो इसमें अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है, इस गन मेटल का कार्य होता है। अब यहाँ देखिए आपने क्या किया, इस पराशर दाब को आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आपने यहाँ से, ये आपका एक पात्र है, बर्तन है, जिसको हम बोलते हैं फिसल कीप। इस फिसल कीप ने आपने क्या किया, जल को डाला, जल बूंद बूंद कर कर यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली वाली ये सिरेमिक की जो नली थी इसमें आपका जल पहुंच गया। ये जल जब तक जाता है जब तक कि इस केशिका नली में जो स्तर होता है वो मतलब केशिका नली में स्तर ना पहुंच जाए, फिर यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में यहाँ केशिका नली में हम एक संकेत चिन्ह लगा देते हैं कि उसका जो स्तर है वो कितना पहुंच गया। फिर हमें क्या करना है,
यहाँ पर आपने क्या किया, केस का नली में संकेत, ये आपका विलयन है, ये आपका विलयन है, और ये आपकी क्या है, दोनों अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपकी दाब गेज होती है, जिसको प्रयुक्त दाब, जिसे जिसे हम पिस्टन पी भी बोल सकते हैं, आपकी पी पिस्टन लगी होती है, इसके द्वारा आपका जो ये विलयन होता है इस पर हम दाब लगाते हैं। ये दाब क्या होता है, इस संकेत चिन्ह में जैसे ही हम इसको बंद करते हैं तब परासर की क्रिया जो होती है वो प्रारंभ होने लगती है। वो जैसे ही शुरू होती है तो आप देखते हैं कि जो ये संकेत नली की, जिसे हम बोलते हैं केशिका नली, केशिका नली में जो विलयन का स्तर होता है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, इसको समान करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए हम प्रयुक्त दाब, जिसे पिस्टन पी के द्वारा एक दाब लगाते हैं। इस दाब के द्वारा इस केशिका नली का जो स्तर होता है, वो तल होता है, जो समान हो जाता है। अगर इस दाब को आप ज्यादा लगाओगे तो इसमें इसका तल बढ़ जाएगा, इसको आप कम लगाओगे तो इसका जो तल है वो घट जाएगा। तो इसको समान रखने के लिए इस पर इतना दाब लगाया जाता है विलयन पर, जिससे कि उसका जो तल है वो समान हो जाए, ये इस केशिका नली का तल जो है वो अच्छे प्रकार से समान हो जाए। अब यहाँ आप देखिए, जैसे ही आप तल को समान करोगे तो ये आपका होता है दाब मापी, जिसे हम बोलते हैं प्रेशर गेज। इसका कार्य क्या होता है, दाब मापी का आप जैसे ही इस केशिका नली का तल समान करोगे, ये दाब मापी पर नोट हो जाता है, दिखाई देने लगता है कि उसका तल कितना हो गया है। ये इस तल का, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं परासरण दाब। आपको आज के टॉपिक में आपको समझ में आया होगा कि मैंने परासरण दाब के बारे में क्या बताया था। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, परासरण होता क्या है। आप परासरण में हम ये कह सकते हैं, आपके दो भिन्न प्रकार के विलयन है, उसके बीच में एक जाली लगी हुई है। तो कम सांद्रता वाला जो विलयन है वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर पराश्रित होता है या जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए आपका जो विलयन होता है, विलयन पर हम पिस्टन पी के द्वारा एक दाब लगाते हैं, जिससे जो विलायक है वो विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से ना जा पाए और विलयन उसको अपने अंदर ना ले। तो उसमें एक दाब लगाते हैं जिसमें गैसें बनने लगती है, जिसको हम बोलते हैं परासरण दाब। अब आपका क्या था, परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले विधि। इन्होंने परासरण दाब की इस मशीन का निर्माण किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, बर्कले एंड हार्टले विधि। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ आपने एक पाइप देखा, जो एक सिरेमिक का बना हुआ एक पाइप था, जो चीनी मिट्टी से बना हुआ होता है। पाइप के आपने इधर भी एक नली निकाली और इधर भी एक नली निकाली, जिसके यहाँ पर क्या था, जिसे हम कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क की सहायता से आपने दो नलियां लगा दी। ठीक है, एक नली में आपने देखा जो ऊपर पात्र था उसको हम बोलते हैं फिसल कीप, और जो इसके नीचे की तरफ लगी होती है वो होती है टोटी। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसके द्वारा आप पानी को ज्यादा कम कर सकते हो, बूंद बूंद कर पानी इसमें जा सकता है। वो पानी आपका अर्धपारगम्य झिल्ली वाली नली में आया, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। वो जाकर किस में पहुंचा, केशिका नली, केश का जो नली होती है, कैपिलरी ट्यूब होता है, वहां जाकर पहुंचा। पहुंचने के बाद में क्या हुआ, इसका जो तल था, परासरण की जैसे ही क्रिया हुई तो इसका जो तल था वो धीरे धीरे कम होता गया। हमने क्या किया, यहाँ से टोटी को बंद किया, इसका स्तर कम हुआ। आपने इस विलयन पर प्रयुक्त दाब लगाया पिस्टन पी के द्वारा, जिससे क्या हुआ, जो ये दाब था, इस दाब के द्वारा ये परासरण में जो ये केस का नली थी, इसका स्तर समान करने के लिए दाब आपका कम भी लगा और ज्यादा भी लगा। फिर आपने इसको इक्वल किया, जिससे केस का नली का जो स्तर था वो समान हो गया। उसके बाद में आपने क्या किया, समान होने के बाद में जो ये स्तर था वो दाब मापी पर नोट कर लिया गया, लिख लिया गया, जिसे हम कहते हैं परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले विधि। थैंक यू।